बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें गिवन फंक्शन है टी रेज़ टू पावर एन वेयर एन इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इवेल्युएट द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी या फिर गिवन फंक्शन टी रेज़ टू पावर एन। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ टू पावर एन प्लस 1 वेयर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है एंड एस इज़ ग्रेटर देन 0। ये एस ग्रेटर देन 0 जो है ये क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ये भी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो है वो चेक करेंगे इसको। तो इसको जो है वो 2-3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। We know that definition of Laplace transformation is f of t is equal to integral from 0 to infinity e raised to power negative st f of t dt। ये फॉर्मूला है, बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है तो ये बेसिक फार्मूला हमें आना चाहिए, हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, नाउ हमें गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, टी रेज़ टू पावर एन। यहाँ पे देखें एफ ऑफ टी क्या है, टी रेज़ टू पावर एन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर एन, दिस विल बी इंटेग्रल from 0 to infinity e raised to power negative st multiply t raised to power n dt। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस जो हैं वो आगे हैं, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है अलजेब्राइक फंक्शन। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, यानी इंटीग्रेशन जो है वो बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है। देखें, ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन है t रेज़ टू पावर n, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करना होता है। इसके लिए हम जो है वो एफएससी की क्लास में या छोटी क्लास में एक रूल पढ़ते आए हैं, आईलेट, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा और कौन सा सेकंड होगा। तो यहाँ पे देखें, इस रूल के मुताबिक अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सेकंड फंक्शन होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम फर्स्ट फंक्शन जो है वो ले लेते हैं टी रेज़ टू पावर एन, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। देखिए, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, integrating by parts, transformation of t raised to power n is equal to first function जो कि t raised to power n है, integral of second function e raised to power negative st dt, फिर माइनस इंटेग्रल
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी ओवर, यहाँ पे डी ओवर डी टी ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर एन, जो कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी और डी टी। फिर इस सारे फंक्शन की जो भी इसका आंसर आएगा दोबारा से हम इंटीग्रेशन लेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंटेग्रल होता है ई रेज टू पावर कोई नंबर है ए टी और डी टी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज टू पावर ए टी ओवर टी। तो ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे टी नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा जो कि ए है, और ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखें क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ये टी रेज टू पावर एन एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी ओवर एस, क्योंकि एस जो है वो एज ए कांस्टेंट डील हो रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। और नेगेटिव टी रेज टू पावर एन जो है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एन मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर एन माइनस वन, और ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी जो है इसकी इंटीग्रेशन अगेन ये फार्मूला यूज़ करते हुए ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी ओवर एस, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इसको हम लिख सकते हैं टी रेज टू पावर एन ओवर एस ई रेज टू पावर एस टी। ऊपर जो है वो एस के साथ नेगेटिव था, जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे देखें एन और एस ये दोनों हमारे पास एज ए कांस्टेंट हैं, इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, तो ये एन ओवर एस इंटेग्रल क्या बनेगा, ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी, ये मैंने पहले लिख दिया, और टी रेज टू पावर एन माइनस वन ये हम बाद में लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साथ आ जाएगा डी टी। अब इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट्स। देखिए जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या थी हमारे पास, फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ज़ीरो है और अपर लिमिट जो है वो क्या है, इन्फिनिटी। तो चलें लिमिट अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे टी रेज टू पावर एन ओवर एस ई रेज टू पावर एस टी, इस पे लिमिट अप्लाई होगी, लोअर लिमिट ज़ीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी, माइनस एन ओवर एस इंटेग्रल लोअर लिमिट ज़ीरो और अपर लिमिट इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर एन माइनस वन डी टी। अब देखें यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अपर लिमिट जो है उसे हम लिमिटिंग केस में लिखते हैं कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर n ओवर s ई रेज टू पावर एस टी, और लोअर लिमिट जो है उसे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ये क्या बनेगा, टी रेज टू पावर n था, t की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ज़ीरो ओवर s ई रेज टू पावर ज़ीरो, फिर माइनस n ओवर s इंटेग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर नेगेटिव एस टी मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर n माइनस वन डी टी। यहाँ पे देखें ज़ीरो ओवर s, ये तो हमारे पास ज़ीरो ही बन जाएगा, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है ये क्या बनेगा, इसकी लिमिट क्या बनेगी यहाँ पे, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये समझने वाली बात है। अब देखें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा रफ वर्क पे एक एग्जांपल समझाता हूँ
अगर हमने इवेल्यूएट करना हो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी रेज टू पावर 2 है और डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एस टी है। तो देखें जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये मेरे पास एक्चुअली बन रहा है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करें और हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम लॉपिटल रूल जो है वो यूज़ करते हैं, लॉपिटल रूल। इस पे लॉपिटल रूल अगर यूज़ करें तो क्या बनेगा, लॉपिटल रूल क्या होता है, न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लें और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लें। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2t और नीचे क्या बनेगा s ई रेज टू पावर एस टी, क्योंकि ई रेज टू पावर एस टी जो है उसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एस टी ही होता है और एस टी का साथ दोबारा डेरिवेटिव आएगा तो वो s आ जाएगा। अब अगर लिमिट पुट करें तो देखें मेरे पास जो है वो दोबारा से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रही है। तो क्या करेंगे, दोबारा से लॉपिटल रूल जो है वो यूज़ करें, अगेन यूज़ लॉपिटल रूल। अब अगेन लॉपिटल रूल अगर यूज़ करते हैं तो देखें फिर क्या बनता है, ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव लें ऊपर टी का तो वो 1 आ जाएगा, यानी न्यूमिनेटर जो है वो मेरे पास 2 बचेगा और डिनोमिनेटर जो है वो बनेगा s ई रेज टू पावर एस टी मल्टीप्लाई s। ये आपके पास जो है वो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर है हमारे पास 2 और नीचे डिनोमिनेटर में s स्क्वायर ई रेज टू पावर एस टी। देखें अब अगर लिमिट अप्लाई करें तो अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म, सॉरी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगी। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2 ओवर एस स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का हमें पता है कि वो इन्फिनिटी ही होती है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन्फिनिटी और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखें हमने क्या नोट किया है कि अगर t की पावर 2 थी तो मुझे 2 दफ़ा लॉपिटल रूल यूज़ करना पड़ा। जब मैंने 2 दफ़ा लॉपिटल रूल यूज़ किया तो उसके बाद लिमिट अप्लाई करने से आंसर 0 आ गया। इसी तरह अगर t की पावर 3 होती तो फिर मुझे 3 दफ़ा लॉपिटल रूल यूज़ करना पड़ना था, तो इसी तरह उसका आंसर जो है वो 0 बन जाना था, क्योंकि डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एस टी कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो न्यूमिनेटर है उसमें t की पावर जितनी है उतने टाइम लॉपिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो वो t अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा, t अल्टीमेटली 1 बन जाएगा। तो अब इसी रूल को यूज़ करते हुए देखते हैं कि जो हमारे पास लिमिट है उसका आंसर क्या बनता है। अब देखें इस केस में हमें लॉपिटल रूल कितनी दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा, n टाइम्स। तो लिख लेते हैं बाय अप्लाई n टाइम्स लॉपिटल रूल वी गेट, हमारे पास क्या आंसर बनेगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर n ओवर s e रेज टू पावर एस टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे पास 0 आ गया है। ये नोट्स जो हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फिर बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये फैक्टर 0 है, इसको हम छोड़ देते हैं, और नेगेटिव ये हमारे पास ये भी 0 है, और क्या बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा n ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर नेगेटिव एस टी रेज टू पावर
n-1 dt। अब देखें ज़रा, गौर करें डेफिनेशन पे। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी रेज़ टू पावर n, वो क्या होती है, इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी, और यहाँ पे क्या आता है टी रेज़ टू पावर n डी टी। ठीक है, यानी जो हमारे पास e के साथ यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, हम उसी फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे टी रेज़ टू पावर n है तो यहाँ पे भी टी रेज़ टू पावर n है। अगर यहाँ पे टी रेज़ टू पावर n-1 आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, टी रेज़ टू पावर n-1, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर n-1 ये आ जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी और मल्टीप्लाई टी रेज़ टू पावर n-1 डी टी। तो देखें, इस रूल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी टी रेज़ टू पावर n-1, इसकी जगह ये लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ n-1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन रहा है वो है टी रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू n ओवर s और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर n-1। इसको मैं रिज़ल्ट ए का नाम दे देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, समझने वाली बात है यहाँ से गौर से। अगर हम टी रेज़ टू पावर n की ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है n ओवर s अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n-1। अब अगर मैं टी रेज़ टू पावर n-1 की ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए देखिएगा, अगेन यूजिंग रिजल्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर n-1, ये क्या बनेगी, n की जगह पे फिर n-1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या आएगा s, और ट्रांसफॉर्मेशन किसकी बन जाएगी, टी रेज़ टू पावर n-2। दोबारा इस बात को गौर से समझें, टी रेज़ टू पावर n की ट्रांसफॉर्मेशन है n ओवर s और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n-1 मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर मैंने टी रेज़ टू पावर n-1 की ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो इसी फार्मूले में n की जगह n-1 लिख दें, n की जगह n-1 लिख दें, n की जगह n-1 लिखेंगे तो वो n-2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट ए जो है वो क्या बनेगा, देखिएगा, रिज़ल्ट ए implies ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू n ओवर s मल्टीप्लाई, अब टी रेज़ टू पावर n-1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा हूँ, वो है n-1 ओवर s और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या आ रहा है, टी रेज़ टू पावर n-2। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब फिर उसी रिज़ल्ट को हमने यूज़ करना है। देखें, रिज़ल्ट ए को दोबारा इसमें अगर यूज़ करें तो टी रेज़ टू पावर n-1 की क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, मैं डायरेक्टली इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए लिखने लगा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर n, दिस विल बी n ओवर s मल्टीप्लाई n-1 ओवर s मल्टीप्लाई, अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक, रिज़ल्ट ए के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा n-2 ओवर s और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी किसकी, टी रेज़ टू पावर n-3 की। यहाँ पे हमने अगेन यूजिंग रिज़ल्ट ए जो है उसे हमने दोबारा यूज़ किया है। अब देखें, इसी तरह जब हम चलते जाएंगे, अगर सीक्वेंस से चलते जाएं, n जो है वो कम होता जा रहा है, पहले n था, फिर n-1, फिर n-2,
फिर n-3, इसी तरह चलता जाएगा। अब देखें n हमारे पास कोई फिक्स नंबर होगा। अगर हम n जो है वो फॉर एग्जांपल 10 ले लेते हैं, तो इसका मतलब जब हमारे पास 10-10 बनेगा तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगी, t⁻0 की ट्रांसफॉर्मेशन। वो t⁻0 जो है वो 1 होता है। मैं इसको लिखता हूँ, सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n, दिस विल बी n/s मल्टीप्लाई n-1 over s मल्टीप्लाई n-2 over s मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर n-3 over s, और इसी तरह ये सीक्वेंस से चलता जाएगा। तो लास्ट पे जब हमारे पास बचेगा तो वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 over s एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻0 बच जाएगा, यानी n-n होगा तो वो t⁻0 आ जाएगा। इसी तरह देखें, ये सक्सेसिव हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला, यानी मुसलसल ये फार्मूला, ये टेक्निक अप्लाई करते जाते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो इसी तरह चलता जाएगा। और ये लास्ट रिज़ल्ट बन रहा है 1/s ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻0। अब t⁻0 क्या होता है, वो 1 होता है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट बनेगा। देखें, ये रिज़ल्ट t⁻0 था, उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 आ गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। अब उस लेक्चर से जाके देख सकते हैं कि 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करता हूँ, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s एंड s जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये s जो है वो ग्रेटर देन क्यों 0 है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वहाँ पे s ग्रेटर देन 0 क्यों आता है। तो आप उस लेक्चर को देखिएगा, आपको और आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर होंगे। अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखें क्या रिजल्ट बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की वैल्यू पुट करें तो वो 1/s आ जाती है। अब देखें ये कितने हैं हमारे पास, s कितने हैं और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें कितने नंबर हैं। ये n है पहले, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, और चलते चलते ये 1 तक जाती है काउंटिंग। तो यानी 1 से लेके n तक जो है ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। देखिए मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ये प्रोडक्ट इसी तरह चलता जाता है और लास्ट पे है 1, और फिर मल्टीप्लाई जो है वो 1 है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने जो हैं वो s मौजूद हैं, यहाँ तक जो है वो n s मौजूद हैं। तो ये लिखा जाएगा s⁻n+1, क्योंकि यहाँ तक n s मौजूद हैं और एक s ये है। जब सबका प्रोडक्ट लेंगे तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, और न्यूमरेटर क्या बनेगा, t⁻n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s⁻n+1, क्योंकि फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि फॉर n पॉजिटिव इंटीजर n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1, यानी ये n तक जो नंबर्स हैं इनका आपस में अगर प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास n फैक्टोरियल कहलाता है। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर s⁻n+1। ये था हमारे फार्मूला का प्रूफ। अब देखें इस फार्मूले को हमने अप्लाई कैसे करना है, इस फार्मूले की एप्लीकेशंस कैसे हमने यूज़ करनी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए थोड़ा जो है वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स यूजिंग
दिस फार्मूला। देखें, अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो, मुझे ये फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। ये फार्मूला आपने मेमोराइज़ कर लेना है अच्छे तरीके से। देखें, नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालनी हो टी की तो क्या निकलेगी। यहाँ पे टी की पावर 1 है, यानी n 1 है, तो वो आपके पास फिर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू पावर 1 + 1, यानी 1 ओवर s स्क्वायर। ये आएगी टी की ट्रांसफॉर्मेशन। 1 की ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर 2 ये क्या है, तो वो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू पावर 2 + 1। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, वो आपके पास 2 × 1 ओवर s रेज़ टू पावर 3, यानी 2 ओवर s रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा। और इसी तरह अगर हमने ये चेक करना है कि व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 5, तो वो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा डायरेक्टली हम, क्योंकि ऊपर अगर n फैक्टोरियल है तो नीचे जो है, यहाँ पे देखें फार्मूला में, अगर न्यूमिनेटर जो है वो n है तो डिनोमिनेटर में n + 1 आ रहा है। तो अगर न्यूमिनेटर में 5 आएगा तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा। तो इस फार्मूले को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें। हम इसको आने वाली जो है वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनमें यूज़ करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई है। आप इस लेक्चर को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।